तो चलें शुरू करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस और प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस को देखा था। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा और मैंने वीडियो लेक्चर्स पे अपलोड कर दिए हैं, तो जिन लोगों ने क्लासेस नहीं ली थी वो उसको देखकर अपनी चीज़ों पर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन प्रिंसिपल। इसके अलावा ये चैप्टर बेसिकली आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल्स के ऊपर ही बेस्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स और भी थे, प्लानिंग प्रिंसिपल्स थे, मॉडलिंग प्रिंसिपल्स थे, डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स थे। तो वो मुझे इतने ज़्यादा काम के नहीं लग रहे थे, तो फिलहाल मैंने उन टॉपिक्स को स्किप करवाकर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे इसके अंदर सिर्फ उसको ही कवर किया है। बाकी मैंने यहाँ से स्किप करवा दिए हैं। इसकी वजह ये थी कि इतने सारे प्रिंसिपल्स है, आप लोग भी काफ़ी बोर हो जाएंगे इस चैप्टर की वजह से, और फिर हम क्लासेस भी ऑनलाइन ले रहे हैं, तो सारी की सारी चीज़ें मिक्सअप होकर फिर बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें स्किप करवा दी। अभी जो हम शुरू कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स है। कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब आप डेवलपर और जो आपका बिजनेस पर्सन है, जो आपका क्लाइंट होगा, जो आपका सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, उनके बीच में कम्युनिकेशन किस तरह होगी, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंसिपल नंबर 1 हमें यहाँ पर कह रहा है लेसन। सिंपल सा यहाँ पर ये प्रिंसिपल है, ये आपको लफ्ज से समझ में आ रहा होगा कि आपने बात को अच्छे से सुनना है। ट्राई टू फोकस ऑन स्पीकर्स वर्ड्स। आपने जो भी वो बंदा अपनी बात कह रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनना है, रादर देन फॉर्मुलेटिंग योर रिस्पॉन्स टू दोज वर्ड। ऐसा नहीं हो कि आप आधी बात के अंदर ही अपनी तरफ से उसका कोई भी रिस्पॉन्स समझ लें, तो इससे क्या होगा, जो वो बात कहना चाह रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगी, और जब आपको बात समझ में नहीं आएगी तो वहाँ पर फिर एम्बिग्यूटीज पैदा हो जाएंगी। आप जो वो बात कहना चाह रहा है आप उसका कोई और मतलब लेंगे, और फिर जब वर्क प्रोडक्ट बनेगी तो वो सही नहीं बनेगी। तो पहला प्रिंसिपल आपको सिर्फ ये कह रहा है कि आपने अपने क्लाइंट की बात को बहुत ध्यान से सुनना है, फोकस के साथ आपने अपने क्लाइंट की बात को सुनना है। दूसरा प्रिंसिपल आपके पास ये कहता है प्रिपेयर बिफोर यू कम्युनिकेट। आपने जब भी कम्युनिकेशन के लिए जाना है तो ऐसा नहीं है कि बस आपने उठे और आप उसके बाद चले गए कि भाई हमें कम्युनिकेशन करनी है, हमें आप रिक्वायरमेंट दे दो। ऐसा नहीं करना है आपने, बल्कि आपने प्रिपेयर होकर जाना है। मे बी आप यहाँ पर क्वेश्चनर बना सकते हैं, पेपर पेंसिल के ऊपर आप बना सकते हैं, वर्ड की फॉर्म के अंदर आप बना सकते हैं, या अगर आप इस तरह नहीं कर रहे हैं तो कम से कम अपने दिमाग के अंदर आपने वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आप अपने क्लाइंट से करेंगे वो आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए कि हमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस तरह आप पूछना है। क्योंकि देखिए बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके पास क्लाइंट होता है वो आपकी फील्ड का नहीं होता, और वो बंदा जब आपकी फील्ड का नहीं होता तो उसको खुद ही इतने ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है कि वो आपको क्या क्या बातें बताए। तो ये जो है डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उससे वो रिक्वायरमेंट को किस तरह निकाले। अब आप रिक्वायरमेंट किस तरह निकालेंगे, जब आपके पास कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो कम्युनिकेशन जब भी आपके पास अच्छी होगी जब आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर होंगे। जो जो क्वेश्चंस आपने अपने क्लाइंट से करने हैं आप उसको लिस्ट डाउन कर लें। ये सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें कि मुझे ये क्वेश्चन करना है, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन करूंगा, फिर ये क्वेश्चन करूंगा। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आपने प्रिंसिपल नंबर 2 कम्युनिकेशन प्रिंसिपल का ये कहता है कि आपने कम्युनिकेशन करने से पहले प्रिपेयर होना है। आपने समझना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपका क्लाइंट किस तरह चाह रहा है। तो आपने कम्युनिकेशन से पहले अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है, और जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो उस वक्त आपको फिर ऐसा नहीं होगा कि आप 1 या 2 या 3 चीज़ें उससे पूछना भूल गए जो आपको बाद में प्रॉब्लम करेंगे। जब आप लिस्ट डाउन करके जाएंगे तो तमाम की तमाम चीज़ें आपको वहीं पर क्लियर हो जाएंगी। थर्ड प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि समवन शुड फैसिलिटेट द एक्टिविटी। एवरी कम्युनिकेशन मीटिंग शुड हैव अ लीडर। आपके पास जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो मे बी आपके पास एक से ज़्यादा क्लाइंट हों जो आपके पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मे बी आपके पास एक कंपनी है तो वहाँ पर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं जो आपकी आपके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो और ये भी हो सकता है कि डेवलपर्स भी एक से ज़्यादा हों। हर डेवलपर की सोच दूसरे डेवलपर से अलग होती है। तो आपके पास एक कम्युनिकेशन मीटिंग का लीडर होना चाहिए जो आप सबको एक ही डायरेक्शन के अंदर लेकर मूव करे। ऐसा नहीं हो कि आप एक ही पॉइंट के ऊपर बैठकर फंस जाएं और वहीं पर आपके पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो फिर आप आगे बढ़ ही ना पाए। तो आपके पास कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई लीडर होना चाहिए जो आपको एक डायरेक्शन के अंदर लेकर चलेगा। अगर कोई बीच में झगड़ा होता है, जैसे झगड़े से मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी, बल्कि यहाँ पर क्या है कि अगर
दो बंदे आपस में एक दूसरे की बात के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस चीज़ को भी मैनेज करने के लिए वो जो आपका लीडर है वो उसको यहाँ पर डील करेगा कि ये किस तरह इस बात को आगे करना चाहिए। और इसके अंदर क्या है, टू इंश्योर दैट अदर प्रिंसिपल्स आर फॉलोड। इसके अलावा उस बंदे का ये भी काम होगा कि ये जो दूसरे प्रिंसिपल्स हैं ये भी आपके पास फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, तो समवन शुड फैसिलिटेट दी एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपकी उस पूरी कम्युनिकेशन मीटिंग को डील कर रहा होगा वहाँ पर के जो टॉपिक आपके पास चलने चाहिए, यानी आपकी मीटिंग एक ही डायरेक्शन के अंदर चलनी चाहिए। अगर कोई कंफ्लिक्ट बीच में आ रहा है, कोई ऐसी बात आ रही है जो दो या दो से ज़्यादा बंदे उसके ऊपर दो या दो से ज़्यादा बंदे आपके पास अगर एक बात के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको किस तरह डील किया जाए और दूसरे प्रिंसिपल जो आपके पास फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, ये उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रिंसिपल नंबर 4 आपके पास कह रहा है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज बेस्ट। इसके बारे में भी हम अच्छे खासी बात कर चुके हैं कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जब आप कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है जब आप टेक्सचुअल बेस्ड काम कर रहे होते हैं या आप मतलब कोई सोशल मीडिया के थ्रू बात कर रहे हो। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जब भी होगी तो उससे काफ़ी ज़्यादा एक तो ट्रस्ट भी इसके अंदर ज़्यादा होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर ज़्यादा होती है। और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फेस टू फेस जो है क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे शहर का ही होगा कि हम जाकर उसके साथ चाय के ऊपर बात कर लेंगे, हमारी कम्युनिकेशन वहाँ पर एक साथ फेस टू फेस हो जाएगी। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब जो हमारा क्लाइंट होता है वो आउट ऑफ कंट्री होता है। जब आप फ्रीलांसिंग वगैरह करेंगे या फ्रीलांसिंग जिस तरह दुनिया में होती है तो वो ऐसा ही हो रहा होता है कि एक बंदा एक जगह पर बैठा होता है और वो दूसरे ममालिक से अपने प्रोजेक्ट को ले रहा होता है। तो वो जो दूसरे मुल्क के अंदर बंदा बैठा हुआ है वो ऑब्वियसली आपके पास किसी सोशल मीडिया के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन करेगा। तो उसमें भी आपने ये कोशिश करनी है कि आप उससे लाइव चैट करें, आप उससे वीडियो कॉन्वर्सेशन करें ताकि आपके पास फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो और उसके अंदर बेस्ट रिजल्ट आपको मिल सके। टेक्सचुअल बेस में और फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर काफ़ी फ़र्क है। टेक्सचुअल बेस के अंदर काफ़ी एम्बिगिटीज आ सकती हैं, जो उस बंदे ने लिखा है हो सकता है आप उसकी इंटरप्रेशन अलग तरीके से लें। लेकिन जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही होती है तो वहाँ पर जितने भी आपको डाउट्स आ रहे होते हैं आप हाथ के हाथ वहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए प्रिंसिपल कह रहा है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज बेस्ट। प्रिंसिपल नंबर 5 आपको कहता है टेक नोट्स एंड डॉक्यूमेंट डिसीजन। अब जो भी आपके पास डिसाइड किया जा रहा है कम्युनिकेशन के अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिसीजन भी आपके पास लिए जाएंगे, तो आपने क्या करना है, डिसीजन को नोट डाउन कर लेना है। Someone participating in the communication should serve as a recorder। आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जो मतलब आपके पास ये चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हो कि जो जो आपके पास डिसीजन लिए गए हैं वो उनको नोट डाउन करता चला जाए। इस नोट डाउन करने की वजह क्या है कि देखें, जब आपके पास एक कंबाइन मीटिंग आपने की है उसके अंदर जो डिसीजन लिए गए हैं, कल को जब आपके पास वो एक रिटर्न फॉर्म के अंदर चीज़ होगी ना, कल को कोई ये बंदा आपको नहीं कह सकता है कि भाई हमने तो ये बात इस तरह की थी, हमने तो ये चीज़ डिसाइड की थी और आपने जो काम किया वो अलग तरीके से किया। तो अगर आपके पास कोई रिटर्न फॉर्म में कोई चीज़ नहीं है तो फिर आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा अपनी बात को डिफेंड करने का। इसीलिए यहाँ पर ये प्रिंसिपल कह रहा है कि जो भी आपके पास डिसीजन लिए जाएंगे आपको उनको नोट डाउन कर लेना है, उनको एक रिटर्न फॉर्म के अंदर अपने पास लिख लेना है। और मे बी आप ये इसको एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उनसे जो है तो आपने क्या करना है कि नोट्स वगैरह उसको लिख के रख लेना है ताकि आपके पास मतलब जो भी डिसीजन लिया गया है वो कल को कोई ये नहीं कह सके कि आपने हमने इस तरह डिसाइड किया था और आपने इसको अलग तरीके से किया। प्रिंसिपल नंबर 6 आपको कह रहा है स्ट्राइव फॉर कोलेबोरेशन। कोलेबोरेशन का मुराद यहाँ पर ये है कि आपने मिलकर काम करना है, ऐसा नहीं है कि दो प्रोग्रामर्स अपनी तरीके से कुछ बात कर रहे हो। एक मिनट में स्क्रीन को अनशेयर कर रहा हूँ। जी हारिस क्या कह रहे हैं?
सर वो कुछ नहीं, बस स्क्रीन नहीं आ रही थी तो बोल रहा था स्क्रीन स्क्रीन अब नहीं आ रही? नहीं सर, अभी नहीं आ रही। ये तो मैंने अनशेयर की है। कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। प्रिंसिपल नंबर 6 आपको ये कह रहा है स्ट्राइव फॉर कोलेबोरेशन, कि आपके पास जो है आपने कोशिश ये करनी है कि आप मिलकर काम करें, कोलेबरेट करके काम करें। ऐसा नहीं हो कि दो डेवलपर अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, दो डेवलपर अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। इस तरह क्या होगा, आपके पास एम्बिग्यूटीज आ जाएंगी। दो डेवलपर्स अपने हिसाब से काम करेंगे, दो डेवलपर अपने हिसाब से काम करेंगे, तो जो आपकी वर्क प्रोडक्ट है वो एक अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगी। तो जो भी आप काम कर रहे हैं आपने आपस में मिलकर काम करना है। प्रिंसिपल नंबर 6 आपको ये कह रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 7 आपको ये कह रहा है स्टे फोकस्ड। आपने एक ही मतलब फोकस रहना है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं पहले आप उसको कंप्लीट कर लें। ऐसा नहीं हो कि एक टॉपिक के ऊपर बात करते करते आप एक से दूसरे टॉपिक पे, दूसरे से तीसरे टॉपिक के ऊपर चले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। द मोर पीपल इन्वॉल्व इन एनी कम्युनिकेशन, जितने ज़्यादा बंदे आपकी कम्युनिकेशन के अंदर होंगे इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एक से दूसरे टॉपिक के ऊपर क्विकली मूव कर जाएं। तो आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, फोकस रखना है। आप जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर आपने फोकस रखना है। अब फोकस आप किस तरह रख सकते हैं? मॉड्यूलराइज योर मॉड्यूलराइज योर डिस्कशन। आप अपनी डिस्कशन को मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करने से मुराद यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने पिछले अभी ये प्रिंसिपल के अंदर देखा था कि प्रिपेयर बिफोर यू कम्युनिकेट, आपने अपनी कम्युनिकेशन से पहले प्रिपेयर होकर जाना है। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि आपने अपने डिस्कशन को डिवाइड कर देना है कुछ पार्ट्स के अंदर। मॉड्यूल्स पार्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मॉड्यूल्स के अंदर जब आप अपने डिस्कशन को डिवाइड कर लेंगे कि पहले हमें टॉपिक नंबर 1 पर बात करनी है, फिर हमें टॉपिक नंबर 2 पर बात करनी है, फिर हमें टॉपिक नंबर 3 पर बात करनी है। तो इस तरह क्या होगा, जब आप अपनी चीज को डिवाइड करके बात करेंगे तो एक फोकस आपका उसके ऊपर बना रहेगा कि पहले हमें टॉपिक 1 क्लियर करना है, फिर उसके बाद हमें टॉपिक 2 क्लियर करना है, उसके बाद हमें टॉपिक 3 क्लियर करना है। ऐसा नहीं हो कि एक बात आपको अभी चल ही रही थी कि दूसरी बात आपने शुरू कर दी और दूसरी चल रही थी आपने तीसरी बात शुरू कर दी। तो इस तरह क्या होगा, आपके पास कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं बन पाएगा और काफ़ी एम्बिग्यूटीज फिर आपकी मतलब जो भी कम्युनिकेशन होगी उसके अंदर रह जाएंगी। तो प्रिंसिपल नंबर 7 आपको कह रहा है कि आपने फोकस्ड रहना है। अपनी डिस्कशन को कोशिश करके आप मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दें ताकि आप एक टॉपिक के ऊपर ही बात करें, उसके बाद आप दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करें। प्रिंसिपल नंबर 8 आपको कह रहा है कि इफ समथिंग इज अनक्लियर, अगर कोई बात क्लियर नहीं है तो फिर आप कोई डायग्राम या कोई पिक्चर वगैरह के से भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जब एक टेक्सचुअल चीज लिखी हुई होती है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू डायग्राम। तो डायग्राम को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। नॉन टेक्निकल बंदों की भी अगर हम बात करें तो पिक्चर को देखकर चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती हैं एज कम्पेयर टू टेक्सचुअल जो भी आपके पास चीज़ लिखी हुई है। तो अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप वहाँ पर पिक्चर का या डायग्राम की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 9 यहाँ पर ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि वंस यू, इसके 3 पार्ट्स हैं। वंस यू अग्री टू समथिंग, अगर आप किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं, अगर आप एक बात पर एग्री कर लेते हैं, मूव ऑन, यानी आप अगली चीज़ के ऊपर मूव कर जाए। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप एक चीज़ पर एग्री हो चुके हैं तो आप अगली चीज़ के ऊपर मूव कर जाए। इफ़ यू कांट अग्री टू समथिंग, अगर आप किसी चीज़ पर एग्री नहीं हो पा रहे हैं तब भी आप आगे मूव कर जाए। ठीक है, आपने एक चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश की और उसका रिजल्ट अभी फाइनल नहीं बन पा रहा है, कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, या जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है कि क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट क्लाइंट को ही क्लियर नहीं है। ठीक है ना, वो आपको कह रहा है कि मैं आपके आगे अपने मतलब लोगों से बात करके फिर आपसे कम्युनिकेट करूंगा, यानी आप उस रिक्वायरमेंट के ऊपर एग्री नहीं कर रहे हैं इस वक्त, ना क्लाइंट एग्री कर रहा है ना डेवलपर इस वक्त एग्री कर रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाती है, इफ यू कांट एग्री टू समथिंग, मूव ऑन, तो इस सूरत में भी आपने आगे मूव कर जाना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इस पॉइंट के ऊपर ही बैठकर बात करते रहें कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा हम अपने डिस्कशन को आगे नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपने। अगर आप किसी चीज़ पर एग्री कर जाते हैं तब भी आपने आगे मूव ऑन करना है, जब अगर आप किसी चीज़ पर एग्री नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपने आगे मूव कर जाना है।
यहाँ पर आगे मूव करने से मुराद ये है कि मे बी अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं और आप आगे फ्यूचर के जो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो हो सकता है उन फ्यूचर टॉपिक्स की मदद से आप यहाँ पर जो आपके पास प्रॉब्लम आ रही थी वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो अगर आप एक ही टॉपिक के ऊपर बैठ जाएंगे, आपका डिस्कशन का टाइम, मीटिंग का जो टाइम है वो वैसे ही खत्म हो जाएगा और आपके पास कोई फाइनल रिजल्ट बन नहीं पाएगा। इसीलिए आपके भाई ये पॉइंट कह रहा है कि अगर आप किसी चीज़ पर अग्री हो जाते हैं तब भी आपने आगे मूव ऑन कर जाना है। अगर किसी भी वजह से आप किसी टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं, आप किसी बात पर अग्री नहीं हो पा रहे हैं, तब भी आपने क्या करना है, आगे मूव ऑन कर जाना है। ठीक है, फिर ये तीसरा पॉइंट भी इसी तरह का है कि इफ़ अ फीचर और फंक्शन इज अनक्लियर, अगर आपको कोई फंक्शन मतलब सिस्टम का समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस चीज़ को फिलहाल के लिए छोड़ दें और आगे मूव ऑन कर जाएं। जब आप आगे वाली चीज़ों को कवर करेंगे तो हो सकता है आपको वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल नंबर 10 या आखिरी प्रिंसिपल है इसका, ये आपको कह रहा है कि नेगोशिएशन इज कॉन्टेस्ट और गेम। आप ये जो आप बातचीत कर रहे हैं, नेगोशिएशन आप कर रहे हैं, ये कोई गेम नहीं है, ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं है कि मतलब डेवलपर जीत जाएंगे या मतलब जो आपका क्लाइंट है वो जीत जाएगा, बल्कि ये इस तरह काम करता है जब दोनों पार्टीज एग्री करेंगी, जब दोनों पार्टीज जीतेंगी तब आपकी ये नेगोशिएशन काम की बनेगी। यानी क्लाइंट भी आपका एग्री होना चाहिए, डेवलपर भी आपका एग्री होना चाहिए, जब जाकर हम कहेंगे कि ये जो आपने कम्युनिकेशन की है, ये जो आपने नेगोशिएशन की है, ये अब एक परफेक्ट नेगोशिएशन आपकी हो गई। तो नेगोशिएशन जो है ये कोई गेम की तरह आपने नहीं करना है कि आप कह रहे हैं कि हम डेवलपर्स को ही सब कुछ आता है, क्लाइंट को तो कुछ आता ही नहीं है। ये कोई आप गेम नहीं खेल रहे हैं, बल्कि आप यहाँ पर नेगोशिएशन कर रहे हैं और दोनों पार्टी यहाँ पर एग्री होनी चाहिए। नेगोशिएशन का मतलब ये होता है। तो अब ये 10 प्रिंसिपल्स हमने देख लिए। पहला प्रिंसिपल लिसन, आपने अच्छे से सुनना है, आपने अपने कम्युनिकेशन को पहले से प्लान करना है। ठीक है, आपके पास कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपकी मतलब पूरी पूरी कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर रहा हो, एक लीडर हो जो पूरी कम्युनिकेशन को डील कर रहा हो। ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज बेस्ट। आपने जो भी आपके पास डिसीजन लिए जा रहे हैं आपने उनको लिस्ट डाउन करते जाना है ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना हो बाद में। आपने मिलकर काम करना है, तो ग्रुपिंग नहीं करनी है आपने, बल्कि आपने सबने मिलकर काम करना है। ठीक है, आपने अपने काम को मॉड्यूल, आपने अपने डिस्कशन को मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है और फोकस रहना है, एक के बाद एक ही बात करनी है। ऐसा नहीं हो कि एक बात अभी चल ही रही थी कि आपने दूसरी बात शुरू कर दी। ठीक है, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर डायग्राम्स की या पिक्चर वगैरह की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप किसी बात पर एग्री कर जाते हैं तो आप आगे मूव ऑन करेंगे, अगर आप किसी बात पर एग्री नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप आगे मूव करेंगे। अगर कोई फीचर या फंक्शन आपको सिस्टम का क्लियर नहीं है तब भी आप आगे मूव ऑन करेंगे। और आपके पास नेगोशिएशन तभी आपके पास एक मतलब एक अच्छी कहलाएगी जब आपके पास दोनों तरफ की पार्टीज एग्री करेंगी जो भी आपने डिसीजन वगैरह लिए। तो ये कम्युनिकेशन प्रिंसिपल जब भी कंप्लीट होते हैं, ये 10 प्रिंसिपल हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस हमने देखे थे वो 8 प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस हमने देखे थे वो भी 8 प्रिंसिपल्स हैं। और ये कम्युनिकेशन प्रिंसिपल जब भी हमने देखे हैं ये हमारे पास 10 प्रिंसिपल हैं। होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो कम्युनिकेशन प्रिंसिपल में तो वो भी करें। जी अब्दुल्ला बोलो। कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे मूव करते हैं। क्लियर है सर। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स के बाद आपके पास प्रिपरेशन प्रिंसिपल्स हैं। ये काफ़ी सिंपल से हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये लिखा हुआ है। बिफोर यू राइट वन लाइन ऑफ कोड बी श्योर कि आपके पास जब आप कोडिंग वगैरह शुरू कर रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास ये सारी चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, पहली चीज़ है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम ही क्या है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बोला गया है कि आपने वेब बनानी है तो बस आप HTML का कोड लिखना शुरू हो गए, ऐसा नहीं करना आपने, बल्कि पहले आपने प्रॉब्लम को समझना है। जब तक प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती है, जैसे मैंने आपको बार बार बताया था जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख रहे थे लैब में, उस वक्त भी मैंने आपको ये कहा था कि जब तक आपको प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी तब तक आप अपने काम को शुरू नहीं करें। तो यहाँ पर वही बात है कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है, उसको सॉल्व करने से पहले। ऐसा नहीं है कि आपको बोला गया है कि आप एक वेबसाइट बनाकर दे दो, स्कूल के लिए वेबसाइट बनानी है तो बस आप डायरेक्टली HTML का कोड लिखना शुरू कर देंगे, बल्कि आपने क्या करना है, पहले आपने उस स्कूल के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को समझना है कि स्कूल किस तरह काम कर रहा है, फिर उसके बाद आपने आगे अपने काम को लेकर चलना है। अंडरस्टैंड द बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट। यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि वो किस तरह स्कूल के अंदर चीज़ें काम कर रही होंगी, या जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको पहले अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अलावा बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स जैसे प्रोटोटाइपिंग या जो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहें अपना फ्रेमवर्क वगैरह, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। पिक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मीट्स द नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं, आपने उसके लिए कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करना होगा जो आपके पास उस सॉफ्टवेयर को बनाने में हेल्प आउट करेगी। ठीक है, अब मिसाल ले लेते हैं कि आपको मतलब वेब डेवलपमेंट के लिए कहा गया है। वेब डेवलपमेंट करने के लिए आप सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, तो ये तो सही बात नहीं होगी ना कि वेब डेवलपमेंट के लिए दूसरी लैंग्वेजेस बनाई गई हैं, सी लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। तो आपने कोई ऐसी लैंग्वेज चूज करनी है जो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपके लिए हेल्प आउट करेगी। और इसके अलावा यहाँ पर एक कोई ऐसा एनवायरनमेंट आपने चूज करना है, एंड द एनवायरनमेंट इन विच इट विल ऑपरेट। या अच्छा, ये चौथा पॉइंट है, सॉरी। सेलेक्ट अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट दैट प्रोवाइड टूल्स दैट विल मेक योर वर्क इजियर। आपने कोई ऐसा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट चूज करना है। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट से यहाँ पर क्या मुराद है, आपने एक टर्म सुनी होगी IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तकरीबन अभी तक जितने भी लैंग्वेजेस हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक IDE होता है। IDE बेसिकली क्या है, IDE या प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट आप इसको कह लें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है, ये एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर होता है जो आपको आपकी कोड लिखने में मदद करता है, जो आपके कोड को ईजी बना देता है आपके कोड लिखने के लिए। काफ़ी सारी इसके अंदर हेल्प आपको मिल जाती है, ये आपको ऑलरेडी सजेशन वगैरह दे रहा होता है। जैसे अगर हम बात करें जावा की, तो जावा का जो है हमारे पास जो IDE है वो नेटबीन्स है। नेटबीन्स के अलावा इक्लिप्स भी हमारे पास जावा का एक IDE अवेलेबल है, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम जावा का कोड बहुत आराम से कर सकते हैं। C# की अगर हम बात करें तो C# का जो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है वो विजुअल स्टूडियो। इसी तरह अगर हम मतलब वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट के लिए हमारे पास ड्रीम वीवर है। ड्रीम वीवर के लिए अलावा सबलाइम टेक्स्ट वगैरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने कोई ऐसा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट चूज करना है जो जिसकी मदद से आप अपने काम को बहुत आराम से ईजियर तरीके से आप अपने काम को कर सकें। ठीक है, इसके अलावा क्रिएट अ सेट ऑफ यूनिट टेस्ट दैट विल अप्लाइड वंस द कंपोनेंट यू कोड इज कंप्लीटेड। अब यूनिट टेस्ट क्या होता है, आपने अपने काम को जो भी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं उसको आपने टाइम टू टाइम टेस्ट करना है। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी कि आप अपने काम को डिवाइड करके, मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करके काम करेंगे। यूनिट टेस्ट से मुराद यहाँ पर ये होता है, यूनिट टेस्ट का यहाँ पर मुराद ये है कि आप अपने काम को मतलब एक वक्त में एक काम को टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम किस तरह टेस्ट किया जाता है किसी भी चीज़ को, टेस्टिंग की इस तरह की जाती है कि जो रिक्वायरमेंट आपके कस्टमर ने आपको दी है, फिर आपने उस रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को, अपने कोड को, अपने डेवलपमेंट को आपने शुरू किया, आपने उस पर्टिकुलर जो भी उसमें रिक्वायरमेंट दी थी उसको कोड कर दिया। अब आप उस कोड को टेस्ट करेंगे कि जो काम रिक्वायरमेंट में करने को दिया गया था, क्या वो काम आपका ये वाला जो कोड आपने लिखा है ये कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो इस तरह आप अपनी टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्टिंग। और दूसरी तरह की टेस्टिंग आपके पास होती है सिस्टम टेस्टिंग। टेस्टिंग के बारे में भी आगे चैप्टर्स मौजूद हैं, हम फ्यूचर के अंदर पढ़ेंगे टेस्टिंग किस तरह की जाती है। फिलहाल अभी आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, यूनिट टेस्टिंग होती है और एक सिस्टम टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग के अंदर आप अपने कोड के अंदर मौजूद डिफरेंट चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अलग अलग चेक कर रहे होते हैं। जैसे आपने अपने काम के अंदर मॉड्यूल्स बनाकर काम किया था, तो हर मॉड्यूल को आप अलग टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको आप कहेंगे यूनिट टेस्ट। यानी मॉड्यूल नंबर 1 को आपने टेस्ट किया तो ये मॉड्यूल 1 का यूनिट टेस्ट कहलाएगा।
फिर आपने मॉड्यूल 2 को टेस्ट किया, फिर आपने मॉड्यूल 3 को टेस्ट किया, यानी आप हर मॉड्यूल को अलग अलग टेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिट टेस्ट कहलाएगा। फिर सिस्टम टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि उन तमाम मॉड्यूल्स को आप ओवरऑल करके एक जगह पर आप ओवरऑल सिस्टम की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, या आपके पास सिस्टम टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग के बारे में हम थोड़ा सा आगे चलकर फ्यूचर जब चैप्टर्स हमारे आएंगे उसके अंदर हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या है कि आपने यूनिट टेस्ट करते चले जाना है, जैसे जैसे आप अपने काम को आगे करते जाएंगे। जैसे आपने एक मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है, तो रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर आपने ये चेक करना है कि मॉड्यूल नंबर 1 जो भी आपने कंप्लीट किया है उसकी यूनिट टेस्टिंग करके आपने देखना है कि वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल्स हैं। तो डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल्स को अभी जो नेक्स्ट क्लास है, ये मीटिंग का टाइम अभी एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास अभी 5 मिनट के बाद हम शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हम ये डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी कर ले।